जय हिंद साथियों। इंडियन एजुकेशन हिस्ट्री में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे बिहार पुलिस प्रवर्तन अवर निरीक्षक यानी कि ESI का जो मुख्य परीक्षा जो कि 29/8/2021 को आयोजन किया गया था, उसी का जो है क्वेश्चन देखेंगे। और इसका क्वेश्चन की अगर बात करेंगे तो यह 2 फेज में बांटा गया है। इसमें जो है 24 जो है मैथ और रीजनिंग से भी पूछा गया है, जबकि 26 क्वेश्चन जीके जीएस और करंट से है। तो इसमें हम जीके जीएस को विस्तार पूर्वक देखेंगे। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई थी? तो इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस, इसकी जो स्थापना 1887 ईस्वी में की गई थी। इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1887 ईस्वी में किया गया था। और ये किसके द्वारा की गई थी? तो महादेव गोविंद रानाडे और रघुनाथ राव के द्वारा किया गया था। जबकि इसका पहला सत्र जो है 1887 ईस्वी में ही आयोजित किया गया था मद्रास में। और इस सम्मेलन में अंतर्जातीय विवाह का समर्थन किया गया था, यानी कि अंतर्जातीय जो विवाह था इसका समर्थन किया गया था, लेकिन बहुविवाह की निंदा की गई थी। 1885 ईस्वी की अगर बात करेंगे तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। और इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की जहाँ तक अगर बात करेंगे तो इसकी जो है स्थापना में रघुनाथ राव ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। MG रानाडे ने बाल विवाह का विरोध करने के लिए प्रतिज्ञा आंदोलन भी चलाया था। और MG रानाडे यानी कि महादेव गोविंद रानाडे, इसको महाराष्ट्र का सुकरात यानी कि पश्चिम भारत का सुकरात भी कहा जाता है। इतना आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मगध साम्राज्य का कौन सा शहर गंगा, सोन और गंडक के संगम पर बसा हुआ? तो गंडक, सोन और गंगा के जो संगम पर जो बसा हुआ है, कौन सा हो जाएगा? यह हो जाएगा पाटलिपुत्र। यानी 1 नंबर इसका आंसर होगा पाटलिपुत्र। मगध साम्राज्य का पाटलिपुत्र शहर गंगा, सोन और गंडक के संगम पर बसा हुआ है। मगध साम्राज्य में हर्षवर्धन वंश यानी कि हर्यक वंश, जिसके संस्थापक हर्षवर्धन थे, इन्होंने पाटलिपुत्र शहर की स्थापना की थी। मगध साम्राज्य की जो सीमा उत्तर में गंगा से लेकर दक्षिण में विंध्या पर्वत तथा पूर्व में चंपा से लेकर पश्चिम में सोन नदी तक फैली हुई है। और पाटलिपुत्र को प्राचीन जो नाम है पाटलिपुत्र का, इसका कुसुमपुर था। जबकि कालांतर में शेरशाह सूरी ने पाटलिपुत्र का नाम बदलकर पटना रखा। औरंगजेब के शासनकाल में पाटलिपुत्र यानी कि पटना का नाम अजीमाबाद भी रखा गया था। नेक्स्ट है दोस्तों, भूपट्टी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला खनिज कौन सा? तो भूपट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला जो खनिज है वह है फेल्सपार हो जाएगा, यानी कि डी नंबर आंसर होगा फेल्सपार। फेल्सपार जो है एल्युमिनियम का एक अयस्क है। क्वार्टर की अगर बात करें, क्वार्टरजाइट, इसका जो रासायनिक सूत्र था SiO2। क्वार्टर रासायनिक और यांत्रिक अपक्षय दोनों के लिए अत्यधिक जो है प्रतिरोधी होता है क्वार्टर। और भूपट्टी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला जो है वो क्या है? वो जो है ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन। नेक्स्ट है कि बारमूला जो किस नदी के किनारे स्थित है? बारमूला, तो यह जो है झेलम नदी किनारे स्थित है। बारमूला झेलम नदी किनारे स्थित है। झेलम नदी का प्राचीन नाम बीतस्ता। झेलम नदी का प्राचीन नाम क्या है? बीतस्ता। और यह बारमूला जो है जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश का एक प्रसिद्ध जिला भी है बारमूला। बारमूला शहर का प्राचीन नाम वराह था। चिनाब नदी का प्राचीन नाम अश्किनी। चिनाब नदी का प्राचीन नाम की बात करें क्या हो गया? अश्किनी। नेक्स्ट है जंग का रासायनिक नाम क्या है? जंग का जो रासायनिक नाम, यह जलयोजित फेरिक ऑक्साइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जलयोजित फेरिक ऑक्साइड जल का रासायनिक जो सूत्र हो गया, रासायनिक नाम हो गया। और जंग का रासायनिक जो सूत्र होता है Fe2O3XH2O, या नहीं तो फिर Fe2O3Fe होता है। फास्फोरिक ऑक्साइड जो है फेर्सोफेरिक ऑक्साइड की जहाँ तक हम बात करेंगे तो इसका सूत्र है Fe2O3FeOH3। लोहे में जंग लगने से बचाने के लिए मोबिल, ग्रीस, पेंट, मिश्र धातु या जिंक आदि की परत चढ़ाई जाती है। और खाद्य पदार्थ को भंडारण करने वाले लोहे के चदरे पर भीतरी भाग में जैडन की परत नहीं चढ़ाई जाती, क्योंकि यह खाद्य पदार्थ से अभिक्रिया कर एक विषैला बन जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोबाइल से निकलने वाली निम्न में से कौन सी गैस सर्वाधिक जहरीली होती है? तो सर्वाधिक जो जहरीली होती है यह कौन सा हो जाएगा? यह हो जाएगा CO, यानी कि ऑटोमोबाइल से निकलने वाली CO गैस सर्वाधिक जहरीली होती है। CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड इसका हो गया। कार्बन के अपूर्ण दहन से यह गैस जो है कि का निर्माण होता है। CO गैस में ऑक्सीजन की तुलना में 300 गुना ज़्यादा तेजी से हीमोग्लोबिन से अभिक्रिया कर कार्बोऑक्सिलिक जो हीमोग्लोबिन बनाता है, जिसके संपर्क में अधिक समय तक रहने से व्यक्ति की मृत्यु तथा दम तक घुट जाती है। सूर्य के प्रकाश की जहाँ तक अगर हम बात करें, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO गैस क्लोरोफिल से अभिक्रिया कर फॉस्फीन गैस बनाती है। फॉस्फीन का सूत्र की अगर बात करेंगे तो फॉस्फीन का जो सूत्र होता है COCl2 होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO का उपयोग की जहाँ तक बात करेंगे तो नीली लो को प्रकाश प्राप्त करने में की जाती है, और वाटर गैस यानी CO+H2 को एवं प्रोड्यूसर गैस CO+N2 के निर्माण में भी CO गैस का प्रयोग की जाती है। कोरबा कोयला खदान जो है भारत के किस राज्य में है? ये जो है कोरबा कोयला खदान यह भारत के छत्तीसगढ़ में किस राज्य में जाएगा? बीनमर यानी कि छत्तीसगढ़। कोयला वनस्पति के जो है कार्बनीकृत अवशेष होता है, जिसका उपयोग प्रकाश तथा ऊर्जा प्राप्त के लिए ईंधन के रूप में की जाती है। तलचर कनिहा और दरलीपाली जो है उड़ीसा में कोयला आधारित एनटीपीसी की ताप विद्युत परियोजनाएं हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन जो है गैर नवीकरणीय जो पुनर्चक्रण है का स्रोत है? तो गैर नवीकरणीय पुनर्चक्र का जो स्रोत है यह लोहा हो जाएगा, जिसका सूत्र होता है Fe। लोहा गैर नवीकरणीय पुनर्चक्र का स्रोत है। जिन संसाधनों को एक बार उपयोग करने के बाद पुनः उपयोग नहीं किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? उसको गैर नवीकरणीय यानी गैर नवीकरणीय पुनर्चक्र का गैर नवीकरणीय जो है संसाधन कहा जाता है। गैर नवीकरणीय जो है संसाधन सीमित मात्रा में उपलब्ध है। गैर नवीकरणीय जो संसाधन पर्यावरण के अनुकूल नहीं होते, और यह जो पर्यावरण के भी अनुकूल क्या होते हैं दोस्तों? तो पर्यावरण के अनुकूल भी नहीं होते। और इसके जो एग्जाम्पल है, जैसे कोयला हो गया, तेल, परमाणु ऊर्जा, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, बैटरी आदि गैस जो है नवीकरणीय संसाधन है। पुनर्चक्र साम्राज्य में ग्लास, कागज, धातु, प्लास्टिक, टायर, वस्त्र, बैटरी और इलेक्ट्रॉनिक जो है शामिल होते हैं। जंगल और सौर ऊर्जा नवीकरणीय स्रोत है। जंगल और सौर ऊर्जा क्या है? नवीकरणीय स्रोत। नेक्स्ट है दोस्तों बैंकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो बैंकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3। NaHCO3 जो है बैंकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र हो जाएगा। बैंकिंग सोडा यानी सोडियम बाइकार्बोनेट जो है किसका जो है रासायनिक नाम हो गया सोडियम बाइकार्बोनेट। खाने वाला सोडा भी कह सकते हैं बैंकिंग सोडा को। और इसका प्रयोग जो है अग्निशामक में भी की जाती है, अग्निशामक। उसके बाद भोजन को फ्लॉपी बनाने में, केक के बिस्किट में भी इसका प्रयोग की जाती है। बेकिंग पाउडर की अगर बात करेंगे तो बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा और टार्टरिक अम्ल का एक मिश्रण है। सोडियम धातु के निष्कर्षण दूषित सोडियम क्लोराइड NaCl का विद्युत अपघटक करके डाउन विधि द्वारा तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है? NaOH के विद्युत अपघटन से कास्टन विधि द्वारा भी इसका प्रयोग की जाती है। सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH, इसको कास्टिंग सोडा भी कहा जाता है। साधारण नमक का सूत्र की अगर बात करेंगे तो NaCl होगा। NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन जो है नदी द्वारा बनाई गई एक निक्षेप जो है भू आकृति है? नदी द्वारा बनाई गई जो भू क्षेप आकृति जो है वो हो जाएगा जलोढ़-पंख। कौन से होगा? जलोढ़-पंख। नदी जब परिवर्तनीय क्षेत्र से मैदान क्षेत्र में उतरती है तो भूमि की जो ढाल एकाएक मंद हो जाती है, जिस कारण नदी अपने साथ प्रभावित बड़े बड़े बालू, कंकड़, पत्थर आदि को पर्वत पाद पर निक्षेप यानी जमा करने लगती है, जिसे जलोढ़ कहा जाता है। नेक्स्ट
कोरापुट। कोरापुट जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? कोरापुट जो प्रसिद्ध है यह बॉक्साइट के लिए। किसके लिए हो जाएगा? बॉक्साइट, यानी 1 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। बॉक्साइट के लिए कोरापुट प्रसिद्ध है। कोरापुट ओडिशा राज्य का खनिज भी है, खनिज संपन्न जिला है। कोरापुट जिले में चूना पत्थर, चीनी मिट्टी, काली और बहुरंगी चट्टानें पाई जाती है। ये सब जो है पाई जाती है। भारत में बॉक्साइट का सबसे अधिक उत्पादन राज्य उड़ीसा में ही की जाती है और झारखंड में जो है बॉक्साइट का समृद्ध भंडार है। कहाँ पर? झारखंड के लोहरदग्गा में। नेक्स्ट है पश्चिम विक्षोभ। भारत में प्रवेश करने से पहले किस समुद्र से नमी प्राप्त करते हैं? तो यह नमी जो है कैस्पियन सागर से प्राप्त करते हैं। पश्चिम विक्षोभ जो है भूमध्य सागरीय क्षेत्र में उत्पन्न होने वाला एक तूफान है जो भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भागों में अचानक जाड़े के मौसम में बारिश होती है। जाड़े के मौसम में जब वर्षा होती है तो यह जो है रबी फसल के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। और पश्चिम विक्षोभ से उत्तर भारत, नेपाल, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में भी जो है जाड़े के में वर्षा होती है। नेक्स्ट है सादिकपुर सिनौली जो है कहाँ है? तो ये जो स्थित है कहाँ पर? यह उत्तर प्रदेश होगा। नेक्स्ट है ईस्ट का उपयोग सबसे ज़्यादा किस में की जाती है? तो ईस्ट का उपयोग जो अगर बात करेंगे सबसे ज़्यादा इथाइल एल्कोहल में की जाएगी। ईस्ट का उपयोग सबसे ज़्यादा विकल्प के अनुसार इथाइल एल्कोहल में की जाती है। इथाइल एल्कोहल सूत्र है C2H5OH के ग्रेन एल्कोहल भी इसे कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं? ग्रेन एल्कोहल। इथाइल एल्कोहल का निर्माण स्टार्च युक्त खाद्य पदार्थ के किण्वन में भी की जाती है और शराब निर्माण में इसी एल्कोहल का उपयोग किया जाता है, इथाइल एल्कोहल का। 100% इथाइल एल्कोहल युक्त एल्कोहल को परिशुद्ध एल्कोहल कहा जाता है। पावर एल्कोहल में 95% पेट्रोलियम और 5% इथाइल एल्कोहल होता है। शराब एवं शराब बनाने के सभी विषयों के अध्ययन को ओनोलॉजी कहते हैं। तो ओनोलॉजी की अगर बात करें शराब एवं शराब बनाने के सभी विषयों के अध्ययन को कहा जाता है। नेक्स्ट है जठर रस का पीएच मान क्या होता है? तो जठर रस का पीएच मान की अगर बात करें कितना हो जाएगा? 2 होता है। ऑक्जेलिक सेट से आमाशय की दीवार में पाई जाने वाली जठर ग्रंथि के ऑक्जेटिक सेल से जठर रस का स्राव होता है। जठर रस के स्राव की मात्रा 1.5 से 2 लीटर प्रतिदिन होता है और इसका पीएच मान कितना? लगभग 1.5 से 2.5 के आसपास, नहीं कि अम्लीय होता है। प्रोटीन का सर्वप्रथम पाचन कहाँ होता है? तो यह आमाशय में होता है। प्रोटीन का सर्वप्रथम पाचन आमाशय। नेक्स्ट है सफेद फास्फोरस का आकार जो है यह कैसा होता है? इसका आकार चतुष्फलकीय हो जाएगा। सफेद फास्फोरस का आकार चतुष्फलकीय। सफेद फास्फोरस इसी को पीला फास्फोरस भी कहा जाता है। इसका सूत्र की अगर बात करेंगे तो P4 होता है और इसको यह जो चतुष्फलकीय होता है। श्वेत फास्फोरस अति ज्वलनशील होता है, यानी कि 35 डिग्री सेल्सियस पर यह आग पकड़ लेता है। ज्वलनशील गुण के कारण ही सफेद फास्फोरस को जल में रखा जाता है और इसका उपयोग की अगर बात करें तो पटाखा बनाने, ध्रुव बम तथा बहुत सारे दवाई के निर्माण में भी की जाती है। लाल फास्फोरस का उपयोग जो है माचिस के तिलने में की जाती है। नेक्स्ट है चावल की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु कैसी होनी चाहिए? तो यह जो उष्णकटिबंधीय जलवायु होनी चाहिए चावल की खेती के लिए। चावल उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु का फसल है। चावल की फसल हेतु भूमि समतल, तापमान 20 से 30 डिग्री लगभग सेल्सियस होना चाहिए। वर्षा की अगर बात करेंगे 100 से 150 सेंटीमीटर की वर्षा होनी चाहिए। चावल जो है भारत की प्रथम तथा विश्व की दूसरी खाद्यान्न जो उत्पादन है और चावल की अगर बात करेंगे सबसे ज़्यादा चावल कहाँ? चीन में, उसके बाद भारत में। विश्व में धान का कटोरा थाईलैंड को और भारत में धान का कटोरा छत्तीसगढ़ एवं कृष्णा गोदावरी डेल्टा को भी कहा जाता है। बिहार में धान का कटोरा रोहतासगंज को कहा जाता है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पहला एंटीबायोटिक दवा है? सबसे पहला एंटीबायोटिक जो दवा यह सल्फा ड्रग। कौन सी है? सल्फा ड्रग पहला एंटीबायोटिक जो है बायोटिक दवा और यह विकल्प के अनुसार है। सल्फा ड्रग नामक एंटीबायोटिक इसका निर्माण 1935 ईस्वी में गरहार्ड डोमगक के द्वारा किया गया था। एंटीबायोटिक दवा हानिकारक जीवाणु के विरुद्ध उपचार के लिए प्रयोग की जाती है। हालांकि सबसे जो है सर्वप्रथम अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलियम नामक एंटीबायोटिक का दवा किया था जो पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक से प्राप्त किया था।
नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक जो है प्रत्यास्थ यानी कि लचीला है? तो सबसे अधिक प्रत्यास्थ जो कौन हो जाएगा? स्टील। स्टील जो है सबसे अधिक प्रत्यास्थ यानी कि लचीला या इलास्टिक भी कर सकते हैं। वह गुण जिसके कारण किसी पदार्थ पर प्रत्यारोपित बल को हटाने से वह पदार्थ अपनी प्रभावित आकृति एवं आकार को पुनः प्राप्त कर लेता है, प्रत्यास्थ कहा जाता है। प्रत्यास्थ की अगर बात करें, यदि किसी पदार्थ में अपनी प्रारंभिक अवस्था को प्राप्त करने का गुण नहीं हो तो इस प्रकार के पदार्थ को प्लास्टिक कहा जाता है। ठोस पदार्थ के प्रत्यास्थता अंतर आणविक बल पर अधिक होने का कारण अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसकी तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है? सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसकी होगी? यह हो जाएगा एक्स किरण की। एक्स किरण तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। एक्स किरण एक विद्युत चुंबकीय विकिरण है। इसका तरंगदैर्घ्य 10/10 मीटर या 10/10 से 10 मीटर 8 तक होता है। कहने का मतलब इसका तरंगदैर्घ्य जो 10/10 से लेकर के 10/8 मीटर तक होता है। सबसे कम तरंगदैर्घ्य गामा किरण का होता है। तो ऑप्शन में गामा नहीं था, इसलिए क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एक्स किरण हो जाएगा। सबसे तरंगदैर्घ्य जो है कम गामा किरण का, उसके बाद एक्स किरण का, फिर पराबैंगनी किरण, फिर दृश्य, अवरक्त, सूक्ष्म रेडियो तरंग और दीर्घ तरंग। इस प्रकार जो है क्या कहते हैं, तरंगदैर्घ्यों का जो है नीचे से ऊपर की ओर घटते क्रम में दिया गया। नेक्स्ट है लोकसभा के अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपेगा? लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष लोकसभा के अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र सौंपता है। तो संविधान के यह अनुच्छेद 93 में कहा गया है कि लोकसभा के जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र सौंपेगा। यह जो अनुच्छेद यानी कि संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की पद का उल्लेख? अनुच्छेद 93 में। लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा का पीठासीन अधिकारी होता है, जिसका चुनाव लोकसभा के सदस्यों द्वारा की जाती है। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जी.वी. मावलंकर थे। लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को संचित निधि से वेतन दी जाती है, जिसका निर्धारण संसद द्वारा समय समय पर किया जाता है। नेक्स्ट है प्रकाश तरंग और ध्वनि तरंग के बीच अंतर जो है किस घटना पर आधारित है? यह घटना ध्रुवीकरण पर आधारित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से शिलालेख अशोक के नाम पर उल्लेखित। अशोक के नाम पर जो उल्लेख है वह मौस्की शिलालेख, जिसमें अशोक का नाम उल्लेखित है। मौस्की शिलालेख में अशोक का नाम उल्लेखित है। अशोक मौर्य वंश के शासक थे। हालांकि मौर्य वंश के संस्थापक की बात करें चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा, उसके बाद बिंदुसार, फिर अशोक हुआ, यानी कि अशोक मौर्य वंश के तीसरे शासक थे। अशोक मौर्य साम्राज्य के शासक था तथा अशोक ने देवानाम, प्रिय एवं प्रियदर्शी की उपाधि भी धारण किया था। मौस्की, गुर्जर और नैटुर तथा उदयगोलन अभिलेख में अशोक का वास्तविक नाम अशोक मिलता है। सिंगली अनुश्रुति के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करके सिंहासन प्राप्त की थी। भारभू अभिलेख में अशोक ने स्वयं को जो है मगध का सम्राट बताया है। अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था। अशोक को बौद्ध भिक्षु उपगुप्त के द्वारा उन्हें बौद्ध धर्म की दीक्षा दी गई थी। नेक्स्ट, चलती कार में अचानक ब्रेक लगने पर यात्री आगे की ओर झुकता है, निम्नलिखित में से यह किसका उदाहरण है? तो यह जो उदाहरण किसका हो जाएगा? तो यह उदाहरण है किसका? गति के जड़त्व का। किसका उदाहरण है? यह गति के जड़त्व का उदाहरण है। जड़त्व के नियम के बारे में सबसे पहले गैलीलियो ने बताया था। गाड़ी का अचानक चलने पर यात्री पीछे की ओर झुकना, यह विराम का जड़त्व जो है किसका है? तो यह विराम के जड़त्व का उदाहरण है। न्यूटन के गति के द्वितीय नियम बल का व्यंजन प्राप्त होता है। दूसरा नियम से बल का व्यंजन प्राप्त होता है, जबकि न्यूटन के तीसरे नियम से बल की प्रकृति का पता चलता है। नेक्स्ट है हुनरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? हुनरू जो है जलप्रपात कौन सी नदी होगा? यह हो जाएगा स्वर्णरेखा नदी पर। हुनरू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। पठारी क्षेत्रों में अधिक ऊंचाई से तीव्र गति से नीचे की ओर प्रभावित जल को ही जलप्रपात कहा जाता है। विश्व में सबसे अधिक जलप्रपात जो है अफ्रीका महाद्वीप में है। नियाग्रा जलप्रपात अमेरिका और कनाडा की सीमा पर है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात वेनेजुएला में हो जाएगा। विश्व का सबसे ऊंचा वेनेजुएला में स्थित कैनेडी नदी पर स्थित एंजिल जलप्रपात है, जो 979 मीटर है।
धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर है। जो गरसप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात कर्नाटक में है। महानदी को उड़ीसा का शोक भी कहा जाता है। महानदी को उड़ीसा का शोक भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों में का उच्च न्यायालय में स्थानांतरण से संबंधित है? तो यह जो अनुच्छेद 228 हो जाएगा। कौन सा? अनुच्छेद 228 कुछ मामलों में उच्च न्यायालय में स्थानांतरण से संबंधित है। अनुच्छेद 226 की जहां तक बात करेंगे, इसके तहत उच्च न्यायालय रीट जारी करता है। और अनुच्छेद 227 की जहां तक बात करेंगे तो यह इसके तहत उच्च न्यायालय को अधीनस्थ न्यायालय और न्यायाधिकरणों के न्यायिक व प्रशासनिक अधीक्षण का अधिकार प्राप्त है। जबकि अनुच्छेद 225 की अगर बात करेंगे, इसके तहत उच्च न्यायालय की अधिकारिता का भी उल्लेख की गई है। नेक्स्ट है, मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना या दृष्टि पटल पर बनेगा। आंख के सबसे भीतरी पारदर्शी झिल्ली, इसको रेटिना कहते हैं। रेटिना दृष्टि शिराओं की एक फिल्म होती है जो वस्तु का प्रतिबिंब, रूप, रंग, आकार आदि की अनुभूति मस्तिष्क को कराती है। कॉर्निया नेत्र की बाहरी भाग, कॉर्निया जो है यह नेत्र के बाहरी भाग पर श्वेत पारदर्शी झिल्ली होती है जिससे होकर प्रकाश आंख में प्रवेश करती है। नेत्रदान के समय में ही कॉर्निया दान किया जाता है। कॉर्निया के पीछे एक रंगीन झिल्ली का पर्दा होता है जिसे परितारिका कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? परितारिका। नेक्स्ट है, प्याज अपने भोजन को जो संग्रहित करता है, प्याज अपने भोजन को संग्रहित करता है तो कहाँ? पत्तियों में। प्याज अपने भोजन को संग्रहित करता है। जो है प्याज एक रूपांतरित तना जिसे बल्ब कहा जाता है। प्याज के पौधे के लिए पोषक तत्व कंद के भीतर जमा होता है। और प्याज में संचित भोजन क्या है? सेलुलोज। क्या है? तो यह सेलुलोज के रूप में, प्याज में संचित भोजन सेलुलोज के रूप में संग्रहित होता है। सेलुलोज हरे पौधे शैवाल के काई के रूप में प्राथमिक सेल के दीवारों की महत्वपूर्ण संरचना। आलू, प्याज, हल्दी, अदरक, लहसुन ये जो रूपांतरित तना है। हालांकि गाजर, शकरकंद, मूली ये सब क्या है? जड़ का उदाहरण। नेक्स्ट है, थाईपुसम त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है तमिलनाडु में। थाईपुसम त्योहार तमिलनाडु। थाईपुसम त्योहार तमिलनाडु समुदाय के लोगों द्वारा जनवरी फरवरी महीने में पूर्णिमा के अवसर पर मनाया जाता है। कब? तो पूर्णिमा के अवसर पर यह मनाया जाता है। इस त्योहार को पुष्य तारा के साथ संबंध जोड़कर बनाया गया है। और यह त्योहार भगवान मुरुगन की सराहना के लिए मनाया जाता है। भगवान मुरुगन को भगवान शिव का पुत्र माना गया। मुरुगन को। ओणम त्योहार हो गया केरल का। ओणम त्योहार कहाँ हो गया? केरल का। नेक्स्ट है, प्रोटीन का पाचन जो कहाँ शुरू होता है? तो प्रोटीन का पाचन जो है कहाँ शुरू होगा? यह होता है आमाशय से। आमाशय की दीवार में उपस्थित जठर ग्रंथियों से जठर रस स्रावित होता है। जठर रस में उपस्थित जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl होता है, उसकी उपस्थिति में पेप्सिनोजेन सक्रिय पेप्सिन में बदल जाता है। पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को सरल अणुओं में तोड़ता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में निष्क्रिय प्रीरेनिन सक्रिय रेनिन में बदल जाता है जो दूध में उपस्थित कैसिनोजेन प्रोटीन का पाचन करता है। आमाशय में ही लाइपेज एंजाइम द्वारा वसा का पाचन शुरू होता है। नेक्स्ट है, काजू के उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है? तो यह है लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी काजू के उत्पादन के लिए जो है मुख्य रूप से इसका प्रयोग की जाती है। इस मिट्टी का, लेटेराइट का। उच्च तापमान और वर्षा के साथ चट्टानों की टूटी फूटी होने से जो है लेटेराइट मिट्टी बनता है। लेटेराइट मिट्टी में आयरन ऑक्साइड यानी FeO2 की अधिकता होती है, जिस कारण यह जो है मिट्टी कैसा होता है? यह मिट्टी लाल होता है। यह मृदा अम्लीय प्रकृति की होती है। केरल, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र आदि राज्यों में यह मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट है, कावरताल झील कहाँ है? ये जो कावरताल झील है यह हो जाएगा बिहार में। कावरताल झील कहाँ है? बिहार में। बिहार में भी कहाँ? तो बेगूसराय में। यह झील बिहार के प्रथम रामसर साइट में भी घोषित की गई है। यानी कावरताल जो झील है बिहार का प्रथम रामसर साइट में भी जो है ठीक शामिल है। और विश्व आर्द्रभूमि दिवस की अगर बात करेंगे यानी कि तो यह हो जाएगा 2 फरवरी को। बखीरा झील, सूर सरोवर, कीथम झील, यह जो रामगढ़ झील, यह सब कहाँ? तो यह जो उत्तर प्रदेश में। कहाँ? तो उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। रामगढ़ ताल झील उत्तर प्रदेश में। सिरसी जलाशय तथा लिलोरी झील भी कहाँ है? यह उत्तर प्रदेश में। जबकि जम्मू कश्मीर की अगर बात करेंगे तो डल झील,
जम्मू कश्मीर में डल झील, बुलर झील, नागिन झील, ये सब जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। जबकि उत्तराखंड की जहाँ तक बात करेंगे, जितना भी ताल लास्ट में जाएगा, जैसे कि भीमताल, सात ताल, सप्तऋषि कुंड, सहस्त्र ताल, डोंटी ताल आदि झील उत्तराखंड में। नेक्स्ट है तत्कार किस नृत्य का स्वरूप है, तो यह जो हो जाएगा कथक का। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में के समय जेल से भागकर किसने भूमिगत होकर लड़ाई लड़ी थी, तो यह जो हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। कौन? जयप्रकाश नारायण। 8 अगस्त 1942 ईस्वी को ऑपरेशन यानी 8 अगस्त 1942 ईस्वी को गांधी जी के द्वारा बॉम्बे के ग्वालियर टैंक में भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा की गई थी। उसके एक दिन बाद यानी कि 9 अगस्त की जो है 1942 को ऑपरेशन जीरो आवर के तहत महत्वपूर्ण कांग्रेसी नेता को गिरफ्तार किया गया था। जयप्रकाश नारायण हाजीपुर जेल में रखा गया था और 9 अगस्त 1942 को 9 नवंबर 1942 को दीपावली के रात्रि में जयप्रकाश नारायण अपने कुछ साथियों के साथ जेल की दीवार को फांदकर किसी से रस्सी से फांदकर जेल से फरार हो गए थे। जयप्रकाश नारायण ने नेपाल की तराई के जंगल में रहकर आज़ाद दास्तान का गठन किया था। सरदार नित्यानंद सिंह को आज़ाद दस्ता का निर्देशक यानी प्रशिक्षक बनाया गया था। आज़ाद दस्ता की स्थापना मार्च अप्रैल 1943 ईस्वी में हुआ था। 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण राष्ट्रीय नेता के रूप में उभरा था और नेपाल के दबाव में इसे बंदी बना लिया गया था और बाद में फिर कलकत्ता भेज दिया गया था। 1942 में आंदोलन में सिवान थाने में झंडा फहराने के लेकर फूलेन प्रसाद श्रीवास्तव पुलिस की गोली का शिकार भी हुए थे। नेक्स्ट है दोस्तों यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है। यूनिसेफ का जो मुख्यालय है कहाँ हो जाएगा, यह न्यूयॉर्क में स्थित है। यूनिसेफ जिसकी स्थापना 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था। यह संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकाल कोष था इस संगठन का पुराना नाम, और वर्तमान में इसका जो नाम है संयुक्त राष्ट्र बाल कोष कर दिया गया है। 1953 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र के अस्थायी सदस्य बना और इस संगठन का नाम अंतर्राष्ट्रीय एवं आपातकालीन शब्द से इसे हटा दिया गया। यूनिसेफ की राष्ट्रीय समिति 38 देशों में वर्तमान में काम कर रही है और यूनिसेफ की अगर बात करें तो 1965 में इसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था शांति का। 1979 ईस्वी में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार और 2006 ईस्वी प्रिंस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड भी दिया गया था। नेक्स्ट राजाराम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था, तो राजाराम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय के द्वारा दिया गया था। अकबर द्वितीय। राजाराम मोहन राय आधुनिक भारत के प्रथम नेता कहा जाता है, भारतीय पुनर्जागरण का जनक और नवजागरण के अग्रदूत भी कहे जाते हैं। नए भारत के पैगंबर तथा भारत में सुधार आंदोलन के मुख्य प्रवर्तक भी माने जाते हैं। इन्होंने मूर्ति पूजा, जाति प्रथा और धार्मिक आडंबरों का घोर विरोध किया। इन्हीं के प्रयास से 1829 ईस्वी में विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा को समाप्त करने का कानून बनाया था। 1815 ईस्वी में राजाराम मोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना की थी, जबकि ब्रह्म समाज नामक धार्मिक संस्था की स्थापना 20 अगस्त 1828 ईस्वी में राजाराम मोहन राय ने किया था। विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? यह जो विश्व मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। हालांकि 15 अक्टूबर की अगर बात करेंगे तो विश्व छात्र दिवस हो जाएगा 15 अक्टूबर, जबकि 20 दिसंबर की अगर बात करेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस हो जाएगा। 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस। 15 अक्टूबर को फिर से क्या हो जाएगा, तो 15 अक्टूबर विश्व छात्र दिवस, 10 सितंबर विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस, 20 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस। 20 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस 20 दिसंबर। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका हो जाएगा विश्व मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर। नेक्स्ट है उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किस संत ने किया था, यह जो है रामानंद के द्वारा किया गया था। रामानंद। भक्ति आंदोलन मध्यकालीन हिंदू धार्मिक आंदोलन था। भक्ति आंदोलन की शुरुआत दक्षिण भारत में अलवार एवं नयनार संतों के द्वारा की गई थी। रामानंद पहले संत थे जिन्होंने हिंदी में अपना उपदेश दिया। रामानंद के 12 शिष्य थे, जिनमें रेदास जो कि चमार थे, सेना जो कि नाई, कबीर जो कि जुलाहा थे जाति से, और धन्ना जाट थे। सूरदास वल्लभाचार्य के शिष्य थे, ये अष्टछाप के प्रधान भी थे। वल्लभाचार्य का नाम विष्णु
स्वामी भी कहा जाता है। बल्वाचार्य का नाम विष्णु स्वामी भी था। इन्होंने उत्तर भारत में पुष्टि मार्ग का प्रचार किया और रुद्र संप्रदाय से संबंधित। नेक्स्ट कौन सा क्षेत्र जो है उच्च न्यायालय के अंतर्गत नहीं आता? तो उच्च न्यायालय के अंतर्गत कौन क्षेत्र? परामर्शदायी जो है अधिकार नहीं आता। हालांकि उच्च न्यायालय के अंतर्गत कौन कौन? अपीलीय क्षेत्र अधिकार, निरीक्षण अधिकार और आरंभिक क्षेत्र अधिकार, ये सब शामिल है। नेक्स्ट है एस्टेपी क्षेत्र जो है किस फसल के लिए प्रसिद्ध है? एस्टेपी जो क्षेत्र है किसके लिए? यह जो है गेहूं के लिए प्रसिद्ध है। गेहूं की अगर बात करेंगे तो गेहूं के उत्पादन में चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान है। और एस्टेपी क्षेत्र यूरोप एवं एशिया के उत्तरी भाग में पाया जाता है। इटली के लोम्बार्डी मैदान यूरोप के प्रमुख चावल उत्पादन है। मत्स्य ग्रहण क्षेत्र के रूप में डॉगर बैंक एवं ग्रेट फिशर बैंक प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है किस कंपनी द्वारा रेलवे की शुरुआत पहली बार भारत में की गई थी? तो रेलवे की शुरुआत जो है पेनिनसुला ग्रेट इंडियन पेनिनसुला यानी कि 1 नंबर आंसर होगा, इसके द्वारा की गई थी। भारत में पहली बार 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में बम्बई से थाने के बीच कुल 34 किलोमीटर रेल चलाई गई थी। 16 अप्रैल को भारतीय रेल दिवस मनाया जाता है, जबकि ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेल कंपनी की स्थापना 1845 ईस्वी में की गई थी। इस कंपनी ने 1850 ईस्वी में बम्बई से थाने के बीच रेलवे लाइन बिछाने का काम किया। भारत में दूसरी ट्रेन 15 अगस्त 1854 ईस्वी में कलकत्ता से हावड़ा के बीच चली थी। नेक्स्ट, सरकार ने वित्तीय खर्च पर अंतिम टिप्पणी कौन करता है? सरकार की वित्तीय खर्च पर जो अंतिम टिप्पणी होता है नियंत्रण और महालेखा परीक्षक के द्वारा की जाती है। नियंत्रण महालेखा परीक्षक की चर्चा भारत के संविधान के अनुच्छेद 148 में की गई है। नेक्स्ट, संविधान की कौन सी विशेषता वास्तविक रूप से संघात्मक नहीं है? तो वास्तविक रूप से संघात्मक एकीकृत न्यायपालिका जो है नहीं है, जबकि संघात्मक का लक्षण है शक्तियों का विभाजन, लिखित संविधान और न्यायिक पुनरावलोकन। नेक्स्ट है कि संविधान संशोधन तथा राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की राय मानने के लिए बाध्य कर दिया गया था। तो यह है 42वां संविधान संशोधन, जब 1976 ईस्वी में हुआ था। इसमें जो राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की राय मानने के लिए बाध्य कर दी गई थी। हालांकि 44वां संविधान संशोधन जब 1978 में हुआ तो इसमें जो है राष्ट्रपति को एक बार जो है संसद को पुनः लौटाने का अधिकार मिला, और संसद द्वारा दोबारा अगर पारित कर दिया जाता है तो फिर जो दोबारा पारित किए गए विधेयक पर राष्ट्रपति अपनी अनुमति देने के लिए बाध्य है। लोरिया जो है अरेराज, ये क्या है? तो लोरिया अरेराज जो है एक स्तंभ लेख, क्या है? एक स्तंभ लेख है। सम्राट अशोक ने जो 7 राजज्ञाएं स्तंभ लेख में खुदवाया था, उसमें से एक स्तंभ लेख लोरिया अरेराज पूर्वी चंपारण में स्थित है। इस स्तंभ पर शेर की आकृति भी बनी हुई है। कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है। और रुमिनदेई जो है स्तंभ लेख को आर्थिक अभिलेख भी कहा जाता है। नेक्स्ट है कैंसर कोशिका के परीक्षण को क्या कहा जाता है? कैंसर कोशिका का जो परीक्षण है यह बायोप्सी कहा जाता है। क्या कहता है? बायोप्सी सर्जरी कुल 5 प्रकार के होते हैं, और बायोप्सी सर्जरी के दौरान डॉक्टर जो है किसी गंभीर बीमारी की संभावना को कम करते हैं। बायोप्सी सर्जरी जो 5 प्रकार के हैं वो कौन कौन से हैं? तो मोन मैरो बायोप्सी है, यह मानव शरीर के हड्डियों में की जाती है, इस प्रकार की सर्जरी। दूसरा है एंडोस्कोपी सर्जरी, यह मानव शरीर में किसी ऊतक की स्थिति का पता लगाने के लिए सर्जरी की जाती है। उसके बाद नीडल बायोप्सी है, यह त्वचा के ऊतक को इकट्ठा करने के लिए ऐसा परीक्षण जो है की जाती है। उसके बाद स्किन बायोप्सी है, जो कि त्वचा कैंसर को रोकने हेतु कैंसर स्किन बायोप्सी है। जबकि सर्जिकल बायोप्सी यह जो ऊतक के असामान्य हिस्से को निकालने हेतु इस तकनीकी को अपनाया जाता है। नेक्स्ट है भूमध्य रेखा पर ध्रुव की ओर जाने पर जी का जो है मान या गुरुत्वीय जनित त्वरण का मान क्या होगा? इसका मान क्या होता है? बढ़ता है, यानी कि ध्रुव पर सर्वाधिक होगा। विषुवत रेखा पर न्यूनतम। केंद्र पर जो है जी का मान क्या होता है? तो केंद्र पर जो जी का मान 0 होता है। विषुवत रेखा पर जी का मान न्यूनतम, ध्रुवों पर जी का मान सर्वाधिक, पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान 0 होता है। पृथ्वी से ऊपर और नीचे जाने पर जी का मान क्या होगा? घटेगा। पृथ्वी से के अंदर जाने पर जी का मान क्या होगा? घटेगा। और पृथ्वी के ध्रुव पर पृथ्वी के ध्रुव से विषुवत रेखा के ऊपर जाएंगे तो जी का मान क्या होगा? घटेगा। नेक्स्ट है पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का जो प्राथमिक स्रोत क्या है? तो ऊर्जा का जो प्राथमिक स्रोत क्या हो जाएगा? सूर्य हो जाएगा। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह ऊष्मागतिकी के सिद्धांत पर आधारित है, और इसका मुख्य स्रोत क्या है? यह सूर्य।
नेक्स्ट है भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण जो है कहाँ स्थित है, तो यह सर्वेक्षण जो स्थित है कहाँ पर, कोलकाता में। इस संस्था की स्थापना सर जॉर्ज किंग के निर्देशन में की गई थी। वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में है, जबकि उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान जबलपुर में। नेक्स्ट है पोंग बांध भारत के किस राज्य में स्थित है, पोंग बांध जो है यह जो है कहाँ हो जाएगा, यह हिमाचल प्रदेश में पोंग बांध। किस नदी पर, तो ब्यास नदी पर है पोंग बांध। माता टीला बांध रिहंद नदी पर उत्तर प्रदेश में है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना पंजाब और राजस्थान राज्य की संयुक्त परियोजना है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना सतलज तथा ब्यास नदी के संगम पर स्थित है। नेक्स्ट है भारत की 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं को सम्मिलित की गई है, तो सम्मिलित जो की गई है वर्तमान में कुल 22 भाषा। हालांकि संविधान जो है जिस समय लागू हो रहा था उसमें मूल संविधान में कुल जो है 14 भाषा ही शामिल किया गया था। 21वां संविधान संशोधन 1967 में सिंधी को जो 15वीं भाषा के रूप में मान्यता दी गई थी, तो सिंधी 15वीं भाषा। फिर 71वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ, जिसमें 8वीं अनुसूची में कुल 3 भाषा नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को जोड़ा गया। फिर 92वें संविधान संशोधन 2003 ईस्वी में की अगर बात करेंगे तो इसमें जो है कुल 4 भाषा बोडो, डोंगरी, मैथिली और संताली को जोड़ा गया। इस प्रकार अब जो है कुल 22 भाषा हो चुका है। भारतीय संविधान में भाषा की अगर बात करेंगे तो भाग 17 में दी गई है और यह अनुच्छेद 343 से 351 ईस्वी तक भारत के आधिकारिक भाषाओं एवं राज्य भाषा का उल्लेख की गई है। नेक्स्ट है भारत में सबसे बड़ा चाय उत्पादक जो है राज्य कौन सा है, यह हो जाएगा असम। भारत जो है का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य। भारत की अगर बात करेंगे तो भारत जो है आम, केला, नींबू, नारियल यह सब उत्पादन में विश्व में भारत का प्रथम स्थान है। गेहूं तथा चावल के उत्पादन में भारत चीन के बाद दूसरा स्थान है। यहाँ कुछ राज्यों का दिया हुआ है, जैसे कि चाय उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम है, तो यह असम प्रथम है चाय उत्पादन में। चाय के उत्पादन में पश्चिम बंगाल दूसरा है और तमिलनाडु का तीसरा स्थान है। टेनिन और कैफीन नामक जो है उत्तेजित पदार्थ चाय के पेय में पाया जाता है, जबकि कॉफ़ी की अगर बात करें तो यह कर्नाटक, कॉफ़ी जो है सबसे अधिक कर्नाटक में होता है, इसमें कैफीन पाई जाती है। पश्चिम बंगाल चावल में प्रथम स्थान है। नेक्स्ट की अगर बात करेंगे तो निम्नलिखित में से किस आंदोलन की शुरुआत नमक कानून जो है को तोड़ने के साथ हुई। नमक कानून तोड़ने के साथ जो है वह सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। इस आंदोलन की शुरुआत 12 मार्च 1930 ईस्वी को गांधी जी के द्वारा दांडी मार्च के साथ हुई। यह आंदोलन ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनाए गए नमक एकाधिकार के मुद्दे पर हुई थी और इसमें जो है कुल 78 यानी 78 अनुयायियों ने साबरमती आश्रम से लगभग 385 किलोमीटर दूर तय करके दांडी पहुंचे थे और नमक जो है कानून को भंग किया कब, 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को। दांडी मार्च के दौरान अमेरिकी जो पत्रकार थे वह वेब मिलर थे जो गांधी जी का साथ दिया था। हालांकि सुभाष चंद्र बोस की जहाँ तक बात करेंगे तो सुभाष चंद्र बोस जो गांधी जी की इस यात्रा की तुलना नेपोलियन के अल्वा से पेरिस की यात्रा से की है, जबकि मैसोलिनी के मिलान से रोमन की यात्रा से जो है इसकी तुलना की थी कौन, तो सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। नेक्स्ट है बृहद ट्रंक रोड यानी ग्रैंड ट्रंक रोड निम्न में से किससे संबंधित है, तो यह संबंधित है सड़क परिवहन से। किससे हो जाएगा, सड़क परिवहन इनसे संबंधित है। और ग्रैंड ट्रंक रोड दक्षिण एशिया का सबसे पुराना सड़क मार्ग है। वर्तमान में NH1 और 2 को सम्मिलित रूप से ग्रैंड ट्रंक रोड कहा जाता है। इस सड़क को सबसे पहले सड़क ए आजम भी कहा जाता था और यह जो शेरशाह सूरी इसका निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है फ्रेंच ओपन 2020 के जो महिला एकल का खिताब किसने जीता था, तो फ्रेंच ओपन 2020 में महिला एकल का जो खिताब यह ईगा स्वीटेक ने जीता था। कौन जीता था, ईगा स्वीटेक के द्वारा यह जो है जीता गया था। इसका C नंबर होगा। हालांकि 2022 में भी जो है ईगा स्वीटेक ही जीता है 2022 के जो है फ्रेंच ओपन, और यह जो है कहाँ के हैं, तो पोलैंड के, जबकि पुरुष में राफेल नडाल जो कि स्पेन के इन्होंने जीता। नेक्स्ट है स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 में कौन सा देश टॉप पर है, तो इसमें जो है सिंगापुर टॉप पर। हालांकि 2022 में इसमें इंदौर हो जाएगा। 2022 की अगर बात करेंगे तो ये करंट का है, करंट का जो बदल सकता है, इसको वर्तमान करंट लिंक करके आपको याद करनी है। नेक्स्ट है 2020 में प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार के किस सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरणों को सम्मिलित किया गया था, तो इसका जो आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा सेल।
हालांकि 2022 में जो यह पुरस्कार मिला था, यानी कि गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार, यह 2022 में यह भारत हैवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड यानी कि भेल को दिया गया है। तो 2022 का आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है भारत ई मार्केट, निम्नलिखित में किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? भारत ई मार्केट जो लॉन्च किया गया था, यह कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑयल इंडिया ट्रेड यानी कि CAIT के द्वारा लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है IIT मद्रास ने हाल ही में किस नाम से इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर लॉन्च किया है? तो यह जो लॉन्च किया है किस नाम से? तो पाई बीम के नाम से। किस नाम से? पाई बीम। नेक्स्ट है गुलजार देहलवी, जिनका हाल ही में निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से? तो वह एक कवि थे। कौन थे? यह एक कवि थे। नेक्स्ट है दोस्तों मेकिंग ऑफ ए जनरल ए हिमालयन, इको के लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक है कौनसम हिमालय सिंह। नेक्स्ट है सीलम और एनफर्स यानी कि ENFUSER जो हाल ही में खबरों में था, यह किस क्षेत्र से संबंधित है? यह जो है पर्यावरण से संबंधित है। नेक्स्ट है मनोज दास, जिसका हाल ही में निधन हो गया, वो क्या थे? तो मनोज जो है दास एक लेखक यानी कि एक राइटर थे। नेक्स्ट है भारत की पहली स्वदेशी जो है विकिरण रोधी मिसाइल जिसे DRDO ने विकसित किया है, उसका नाम क्या है? उसका नाम जो है रुद्रम-1 हो जाएगा। DRDO की स्थापना 1958 ईस्वी में की गई थी, हालांकि इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। नेक्स्ट है कपिला। कपिला कार्यक्रम जो हाल ही में चर्चाओं में रहा है, किससे संबंधित है? तो कपिला की अगर बात करेंगे, यह जो बौद्ध संपदा से, किससे हो जाएगा? बौद्ध संपदा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ राज्यों को संघ से अनुदान का प्रावधान करता है? यह हो जाएगा अनुच्छेद 275। कौन सा अनुच्छेद होगा? 275। भारतीय संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 268 से 300 के ए तक है। इसके अंतर्गत केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय संबंधित संपत्ति संविदाएं और वाद से भी उपबंधित जो है संबंधित उपबंध की गई है। अनुच्छेद 276 के तहत वित्तीयों व्यापार आजीविकों और नियोजनों पर टैक्स लगाने से प्रावधान किया गया है 276 में, जबकि 278 के अंतर्गत कुछ वित्तीय विषय के संबंध में पहली अनुसूची के भाग ख में के राज्यों को करार का उल्लेख की गई है। 278 हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का शैक्षणिक केंद्र किस राज्य में स्थापित की गई है? तो यह जो स्थापित किया गया कहाँ पर? यह उत्तर प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रोफेसर सौरभ लोढ़ा को वर्ष 2020 के लिए नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में यंग कैरियर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। वे किस IIT संस्था के प्रोफेसर थे? तो वह जो प्रोफेसर वो हो जाएगा किसका? बॉम्बे, IIT बॉम्बे। नेक्स्ट है सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? सरसों अनुसंधान केंद्र राजस्थान हो जाएगा। सरसों अनुसंधान केंद्र राजस्थान राज्य के भरतपुर नामक स्थान पर स्थित है। सरसों का वनस्पति नाम जो है ब्रेसिका कैम्पेस्ट्रिस है। और सरसों क्रूसीफेरी कुल के द्विबीजपत्री एक वर्षीय शाक जाति का पौधा है। भारतीय मक्का अनुसंधान संस्थान लुधियाना पंजाब में, राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान संस्थान बिहार के दरभंगा में स्थित है। नेक्स्ट है प्रथम भारतीय पुरापाषाण जो है कलाकृति कहाँ से प्राप्त हुई है? यह प्राप्त हुआ कहाँ से? पोलावरम से, पोलावरम। नेक्स्ट है किसी दल को विपक्षी दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए कम से कम कितनी फीसदी सीट चाहिए? तो उसको जो है 10% सीट चाहिए, और नंबर में पूछेगा तो कुल कितना? तो 55 सीट चाहिए। 10% लोकसभा में विपक्षी दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए 10% अर्थात कम से कम 55 सीटें प्राप्त होनी चाहिए। राज्यसभा की अगर जहाँ तक बात करेंगे तो विपक्षी दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए न्यूनतम परसेंट तो वही 10 हो जाएगा, लेकिन सीट की अगर बात करेंगे तो कितना? 25 सीट चाहिए राज्यसभा के लिए। नेक्स्ट है नवपाषाण कालीन गड्ढे आवासों के अवशेष कहाँ पाए गए हैं? तो यह जो कहाँ पाए गए, यह हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर। नवपाषाण काल में कृषि का आविष्कार से लोगों के जीवन यापन के अस्थायित्व है। नवपाषाण कालीन लोगों में अस्थायी बसने के प्रमाण भी प्राप्त होते हैं। पहिए का आविष्कार हालांकि नवपाषाण काल में ही हुआ था। पहिया का आविष्कार, आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में हुआ था। कुछ विद्वान द्वारा लोहड़ा देव संत कबीरनगर उत्तर प्रदेश से प्राप्त स्थानों को कृषि का प्राचीन स्रोत भी मानते हैं। नेक्स्ट है
कोई मामला अवशिष्ट शक्ति के अंतर्गत आता है या नहीं, यह तय करने का अंतिम अधिकार किसको प्राप्त है। यह तय करने का अंतिम अधिकार सर्वोच्च न्यायालय हो जाएगा। कोई मामला अवशिष्ट शक्ति में के अंतर्गत आता है या नहीं, यह तय करने का अंतिम अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को है। संविधान के भाग 11 के अनुच्छेद 245 से 50 तक केंद्र राज्य विधायी संबंधों की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 248 में यह प्रमाण है अनुच्छेद 248 में यह जो है प्रावधान है कि संसद को उन सभी विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है जिसका उल्लेख राज्य संवर्ती सूची में नहीं है। अर्थात अवशिष्ट सूची पर कानून बनाने का अधिकार अनुच्छेद 248 के तहत किसको है, तो यह जो है संघ यानी कि संघ सरकार यानी कि केंद्र सरकार को है। अवशिष्ट जो है अवशिष्ट सूची यानी कि अवशिष्ट विषय का प्रावधान कनाडा के संविधान से अपनाया गया। कहाँ तक, कनाडा के संविधान से। संसद संघ सूची और अवशिष्ट सूची के अलावा विशेष परिस्थिति में राज्य सूची पर भी कानून बना सकते हैं। नेक्स्ट है लोक लेखा समिति में लोकसभा से कुल कितने सदस्य हो सकते हैं, तो लोकसभा की जो कुल सदस्य यह हो जाएगा 15, हालांकि राज्यसभा से कितना हो जाएगा 7 और टोटल जो है 22 सदस्य होते हैं। लोक लेखा समिति प्रतिवर्ष लोकसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 308 के तहत यह गठित की जाती है। लोक लेखा समिति के सदस्य एकल संक्रमणीय मत द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधि के सिद्धांत के अनुसार निर्वाचित की जाती है। अनुच्छेद 66-67 में सत्तारूढ़ दल के किसी वरिष्ठ सदस्य को लोकसभा अध्यक्ष द्वारा इस समिति के सभापति नियुक्त किया गया था। 1967 ईस्वी के बाद से विपक्ष के किसी सदस्य को ही इस समिति का सभापति नियुक्त की जाने की परंपरा जो है विकसित हो गई है। नेक्स्ट है दोस्तों तुर्कान ए चहलगानी को किसने समाप्त किया, तो तुर्कान ए चहलगानी इसको समाप्त किया कौन, बलबन के द्वारा। तुर्कान ए चहलगानी यानी कि 40 दलों का एक संगठन हुआ करता था। तो इसको जो है इल्तुतमिश के समय में प्रारंभ हुआ था, लेकिन बलबन के समय में इसे समाप्त कर दिया गया। बलबन का मूल नाम की अगर बात करें तो बहाउद्दीन था। बलबन का दामाद नासिरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलूग खां की उपाधि दी थी। नेक्स्ट है राज्यपाल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है राज्यपाल के संबंध में, तो राज्यपाल की अगर बात करेंगे तो राज्यपाल विधानमंडल का हिस्सा होता है, बिल्कुल सही है। मौत की सजा को माफ कर सकता नहीं, मौत की सजा को राष्ट्रपति ही माफ कर सकता है, राज्यपाल को माफ करने का अधिकार नहीं है, तो यही सही हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट है कि वे राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं कर सकता है, तो राज्य के उच्च न्यायालय की नियुक्ति जो है वह जो है नहीं कर सकता, बिल्कुल सही है। उनके पास आपातकालीन शक्तियां भी होती है, नहीं होती, तो आपातकालीन शक्ति जो है राज्यपाल के पास नहीं होती। अब कुछ मैथ है, तो 76 तक रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे आने वाले अन्य वीडियो तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। थैंक यू।